तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। सर्वाइवर गिल्ट या सर्वाइवर सिंड्रोम ये तब होता है जब कोई इंसान ये मानता है कि उसने एक दर्दनाक घटना से बचकर कुछ गलत कर दिया हो और इस सर्वाइवर गिल्ट के चलते किसी भीषण हादसे से बच गया इंसान ताउम्र खुद को कोसता रहता है। सर्वाइवर गिल्ट जो घायल चेंसी को न जीने देता है न मरने। कारण ये कि जब 12 जनवरी 2010 को एक हादसे में करीब 3 लाख लोगों की जिंदगी चली गई तो घायल चेंसी खुशकिस्मत रहा था। ऐसा क्या हुआ था 12 जनवरी 2010 को, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था, ये जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं निखिल और ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख है जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज की तारीख में उस हादसे की कहानी जिससे एक देश अब तक उबर नहीं पा रहा है। हैती दुनिया का छठा सबसे गरीब देश, जहां 5 में से सिर्फ एक इंसान गरीबी रेखा से ऊपर है। मतलब इस देश की एक बड़ी आबादी के पास खोने को ज्यादा कुछ है नहीं। 12 जनवरी 2010 की तारीख हैती का लेगने शहर राजधानी पोर्टो प्रिंस से 25 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी है। शाम के 4:53 हुए थे। वो एक आम शाम थी, सब कुछ अपनी सामान्य गति से चल रहा था। अचानक से इसमें हड़बड़ी आ गई। धरती की सतह के भीतर हलचल होने लगी थी, मानो कुछ अंदर ही अंदर उबल रहा हो। ये उबाल फटा और धरती के सतह दरारों में बंटने लगी। ये भूकंप था। रिक्टर स्केल पर 7.0 की तीव्रता। भूकंप के कारण लेगने फॉल्ट को माना गया। लेगने शहर के 13 किलोमीटर नीचे नई चट्टानों के पुरानी चट्टानों के साथ टकराने के कारण ये भूकंप आया था। इस भूकंप के झटकों ने पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक और क्यूबा के साथ साथ जमैका, वेनेजुएला और पोर्टो रिको जैसे देशों को भी हिलाकर रख दिया था। सबसे ज्यादा तबाही हुई थी हैती में। शहर की ढेरों जानी मानी इमारतें जैसे राष्ट्रपति भवन, नेशनल असेंबली बिल्डिंग, पोर्टो प्रिंस कैथीड्रल वगैरह या तो पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे या फिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त। आंकड़ों में जाएं तो लगभग 3,16,000 लोग मारे गए, 3 लाख लोग घायल भी हुए, 13 लाख लोग विस्थापित हुए, लगभग 3 लाख घर रहने के काबिल नहीं बचे। तटस्थ आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या काफी कम थी, 1 लाख से भी कम। लेकिन इस सब के अलग एक आंकड़ा और भी था जो बताता था कि पोर्टो प्रिंस के कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने के लिए जगह तक नहीं बची थी। फिर इन्हें सामूहिक कब्रों में दफनाना पड़ा। ग्लोबल नेशनल के एक वरिष्ठ पत्रकार माइक ड्रोलेट, जिन्होंने इस हादसे को कवर किया था, उन्होंने 2020 में बताया, हर जगह लाशें ही लाशें थीं, सड़कों पर लाशों का ढेर था, मलबे में लाशों को देखा जा सकता था। ये उन सभी जगहों और हादसों से अलग था जिन्हें मैंने अतीत में या इस घटना के बाद कवर किया। मैंने अफगानिस्तान की गरीबी देखी है, मैंने कटरीना तूफान के बाद के ज़रूरतमंद लोग देखे हैं, मैंने अमेरिका में स्कूल शूटिंग के हादसे भी कवर किए हैं। लेकिन ये दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से एक थे। इनके पास कुछ भी नहीं था और फिर उनसे कुछ नहीं भी छिन गया। पहले कम से कम उनके पास छत तो थी और उस घटना के बाद वो भी नहीं बची। कहा जाता है कि हैती की सरकार और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जीन मैक्स बेलेरिव ने आंकड़ों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताया ताकि उनके देश को दुनिया भर से सहायता मिल सके। आप इसे इमोशनल ब्लैकमेल करना कहें या लाशों के ऊपर राजनीति, आपके समझ पर डिपेंड करता है ये। लेकिन बात ये भी है कि तीसरी दुनिया में जीने के नियम अलग होते हैं। इन 11 सालों के दौरान की गई दुनिया भर की सारी स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हैती इतना गरीब न होता तो इतने बुरे हालात न होते, इतने लोग न मरते। होप फॉर हैती नाउ 23 जनवरी को MTV पर प्रसारित किया गया एक फंड रेजिंग इवेंट था। इसकी मेज़बानी जॉर्ज क्लूनी ने की थी और इसमें मडोना, शकीरा, U2 जैसे दसियों जाने माने कलाकारों ने हिस्सा लिया था। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फंड रेजिंग इवेंट बन गया। इस अकेले इवेंट ने करीब 440 करोड़ रुपए जुटाए थे तब। लेकिन ये तो हैती जाने वाली सहायता की सिर्फ एक बूंद मात्र थी। अफ्रीकी, अमेरिकी और एशियाई देशों से लेकर दुनिया भर की कई संस्थाएं सामने आई, लेकिन लॉजिस्टिक्स की दिक्कतों के कारण मदद देरी से और पूरी मात्रा में नहीं पहुंच सकी। एक स्टडी से पता चला कि कई फाउंडेशंस की मदद जैसे पैसे और बाकी सामान का आधा भी ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया जो हैती के लिए जमा किया गया था। जो मदद पहुंच भी पा रही थी उससे इन बचे हुए लोगों में बांटना मुश्किल हो रहा था।
लूट मची और इस कमज़ोर समाज का सबसे कमज़ोर तबका अपने भूखे पेट के साथ इस लूट को बस दूर से देखता रहा। यह भूकंप सबसे तीव्र बेशक था, लेकिन अकेला नहीं था। इसके बाद हफ्तों तक 50 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आए और जिन्होंने बच गए लोगों की नींद हराम कर दी। आफ्टर शॉक्स के बाद हैती के समुद्री तट पर सुनामी भी आई, जिसमें 3 लोगों की जान गई। आफ्टर शॉक्स मतलब बाद के झटके। भूकंप किसी बड़े भूकंप से पहले और बाद में कई छोटे छोटे भूकंप आते हैं, उन्हीं को आफ्टर शॉक कहा जाता है जब वो भूकंप के बाद आते हैं। 22 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र ने राहत अभियान का आपातकालीन चरण बंद कर दिया। 23 जनवरी को हैती की सरकार ने जीवित बचे लोगों की खोज को बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। शुरुआत में हमने घायल चेसी की बात की थी, उन पर वापस लौटते हैं। अब उनकी उम्र करीब 23 साल है। हैती में आए भूकंप के ये सर्वाइवर मॉन्ट्रियल में रहते हैं, माने कनाडा में। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद हैती कम्युनिटी सेंटर के राजनीतिक सदस्य हैं। ये वाकये को लेकर कनाडा की एक न्यूज़ एजेंसी से वो बात करते हुए कहते हैं, ये वो समाज था जिसे मैं कनाडा के लिए छोड़ रहा था। मेरे लिए ये कड़वा सच था, क्योंकि मैं अपने परिवार से अलग हो गया था, क्योंकि मेरे पिता वहीं रुक गए थे। मैं स्थिति को अच्छे से समझता था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। वहाँ रुकना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक चीज़ है जिसकी मुझे खुशी और गर्व है, वो ये कि मैंने हैती को यहाँ से मदद करने का रास्ता खोज निकाला है। उम्मीद है कि इस रास्ते में चलते हुए घायल का सर्वाइवर गिल्ट भी कम हुआ हो। क्या मौतें आपको और अधिक मानवीय बना देती हैं या फिर कठोर कर देती हैं? ये किसी मनोविश्लेषक के लिए शोध के विषय हो सकते हैं, लेकिन हमने अनुभवों से, अतीत से और तारीख से इतना ज़रूर जाना है कि जब भी कोई हादसा, कोई घटना, कोई दुख मानव सभ्यता को चारों ओर से कुहासे से घेर लेता है, तब भी सूरज चमक रहा होता है। अपनी पूरी रोशनी के साथ नहीं भी तो कम से कम बताने के लिए कि हाँ, मैं अब भी हूँ। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नई घटनाओं के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए द ललन टॉक।